दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों माय नेम इज एसपी जोशी और जैसा आपको पता है कि मैं उत्तराखंड के छोटे से गांव बुकंडी से, लेकिन इस समय हूं मैं दिल्ली एनसीआर में। और आज का ब्लॉग विशेष ब्लॉग नहीं, बल्कि इसको ब्लॉग नहीं कहूँगा, बल्कि बिल्कुल मेरी भावनाएं हैं। और इन भावनाओं को मैंने बड़ी मुश्किल से भावनाओं को भी कंट्रोल करके और इस ब्लॉग को बनाया है। खैर, इन आप देखेंगे तो आपको मेरी भावनाओं को भी पता चलेगा और स्वयं की भावनाओं पे आप शायद कंट्रोल ना कर पाएँ। तो आज के ब्लॉग नानू किसानों में आपका हार्दिक स्वागत। और देखते हैं कि आज के ब्लॉग में आपका रिस्पांस कैसा रहता है। ये सिर्फ मैंने बताया नहीं कि सिर्फ ब्लॉग नहीं है, बल्कि भावनाएं हैं। तो आइए जुड़िए इन भावनाओं के साथ में और कुछ न कुछ प्रयास कीजिए। तो देखें पूरा जो मेरा पूरा ब्लॉग है, जो मैंने गांव में शूट किया था और दिल्ली आकर इसको अपलोड कर रहा हूँ। और खेतों की ओर चाहते हुए हम चल रहे हैं, और हमारी मैडम भी कि आज घूम के आते हैं आज अपने खेतों में, क्योंकि इसके बाद हम निकल जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। और कार्य क्षेत्र के लिए फिर इन चीज़ों के लिए समय शायद बचेगा नहीं। तो फिलहाल जो हम निकल रहे हैं अभी अपने खेतों के लिए, तो चलिए चलते चलते आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, खेतों की बात करें तो यहीं से शुरू करते हैं। और ये है हमारे बिल्कुल घर के पास, घर इसके बिल्कुल यहाँ पे घर है, और इसके पास ही ये खेत कभी बिल्कुल सीधे हुआ करते थे। लेकिन जो सामने जो चट्टान है, इस चट्टान ने वो स्थिति बना दी है कि यहाँ पे शायद है कि जीना इतना मुश्किल हो गया है कि रात को जब बरसात होती है तो रात को नींद यहाँ तो जो रह रहे हैं उनको तो कैसे आएगी, लेकिन जो बाहर में रह रहे हैं परिवार वाले, वह भी चिंताग्रस्त रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं कि पता नहीं क्या कब क्या हो जाएगा। ये चट्टान छोटा मोटा चट्टान नहीं है। कभी आपको यकीन नहीं आएगा कि सामने से लेकर यहाँ तक पूरा एक वो था, रास्ता था, एक पूरे खेत थे ये। और आज की स्थिति ऐसी है कि भयंकर स्थिति बनी हुई है। इन परिस्थितियों से दूभर होना लाजमी है। इन परिस्थितियों में शायद अभी देखिए ये खेतों के बीच बीच बिल्कुल वो खाई पड़ी हुई हैं। अब ये इस बार जब बरसात होगी उसमें ये खेत भी निकलने लाजमी है। और क्योंकि जो जिस जैसे इसकी इनकी परिस्थितियाँ हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। रास्ता पहले हम आर से पार जाया करते थे कभी, तो ये बड़ी विडम्बना सी है। और देखिए साथियों की इन खेतों की हालत क्या हो रखी है। इन खेतों में मैंने खुद हल लगाया हुआ है, जबकि मेरे पहले वाले तो काफ़ी अपने आप में खैर काफ़ी हैं, लेकिन मैंने इनमें खुद हल लगाया हुआ। और इन खेतों की हालत आज स्थिति ऐसी है, बल्कि पल्ली तरह पूरा नीचे तक हमने कभी जुगाली किया करते थे जानवरों से भी। तो स्थिति बहुत भयानक है। आगे की परिस्थितियाँ बहुत चिंताग्रस्त कर देती। अब देखिए आप इस चट्टान की हालत देखिए कि हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल इसको हमने बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। कई बार पेड़ लगाए लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि बड़े से बड़े बरगद के पेड़ इसमें समा चुके हैं। सामने हमारे पड़ोसी चौधरी परिवार रहते हैं, उनकी भी स्थिति ऐसी है कि पता नहीं कैसे वहाँ पे उस मकान में रह पाते हैं, क्योंकि उनका मकान के बिल्कुल बगल में ही ये चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखिए कितना भयंकर स्थिति है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार या प्रशासन कोई कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों जो सामने दिख रहा है ये हमारा घर बुकंडी है, और हमारे डांड के खेतों से दिखाई दे रहा है। और सामने उसके सामने स्कूल है, और उसके सामने स्कूल के नीचे बन रही हमारी दुकान, और दुकान में भी कार्य प्रगति पर है। वहीं आपको मैं ले चलूँ थोड़ा सा अपनी यादों में। तो यादों की बात करूँ तो ये देखिए, जब जामुन, कितने सुंदर से जामुन लग रहे हैं ये। और इन जामुनों की यादें करूँ तो हम यहाँ पे बचपन में मुझे लगता नहीं कि किसी साल हमने छोड़े हों ये। और इतने जामुन खाते थे कि ये जामुन इस साल में बहुत बेहतरीन आया हुआ है, गजब का आया हुआ है, और हर साल आता है जामुन। और इस जामुन के पेड़ के नीचे बैठना हमारा एक परमानेंट ठिकाना था, कि हमने यहाँ बैठना है। जब डांड में जब जाते थे आते थे यहाँ से, वहीं हमारी मैडम भी यहाँ पर आज
बैठी हुई हैं और बैठकर कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच रही हैं, पुरानी चीज़ों को। सोचना क्या, सच्चाई तो ये है कि अब सोच के कुछ मिलना है नहीं, पर फिर भी वो वहीं मैं दिखाऊं आपको बंजर खेतों की कहानी। ये देखिए, बिल्कुल परत जम चुकी है, घास दूब या किसी भी चीज़ की, जिसमें कि पानी रुकेगा नहीं। और हम कहते हैं कि पानी नहीं रुक रहा है या नहीं रुक रहा तो हमारा क्या बिगड़ लेगा। आपको बताऊं, सबसे खतरनाक पॉलिसी यही है कि पहले जो लोग खेत में हल लगाते थे, उससे जाने अनजाने बहुत कुछ मिलता था, बहुत ज़्यादा कुछ। बहुत कुछ मतलब, जैसे आपको खेत में हल लगाने से आपके जो वाटर जो पारंपरिक जल स्रोत थे वो रिचार्ज होते थे। जो आपके खेतों में पेड़ होते थे वो हरे भरे रहते थे। जो आपके खेतों में पारंपरिक खेती थी वह उपलब्ध हो जाती थी। जो अगर चारों तरफ सारे के सारे खेतों में जो अगर आपकी खेती होगी तो जानवर आपके घर किनारे किनारे रहेंगे, घर के अंदर, घर के आस पास भटकेंगे भी नहीं। और शायद इन चीज़ों से हम बहुत दूर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी जो आम सामने है एक भी खेत पे किसी पे हल लगा हुआ नहीं दिख रहा है। कारण उसका वही है कि हमने बंजर खेतों ने हमने पता नहीं अपने पूर्वजों का क्या मतलब, उनकी जो ये चीज़ थी क्या खो दिया हमने, पता नहीं। क्या खोने जा रहे हैं पता नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज हमें इन चीज़ों का पता करना ज़रूरी हो चुका है। बाहर का आदमी यहाँ आके बहुत बेहतरीन कमा भी रहा है, उनकी व्यवस्था ठीक है आज के हिसाब से चलिए। ये देखिए, बिल्कुल दूब जमा हुआ, घास जमा हुआ है। इस घास में पानी कहाँ टिकेगा, क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं जाएगा तो पानी सीधे जाएगा कहीं ना किसी नीचे की तरफ, और जहाँ इकट्ठा होकर जाएगा वहाँ करेगा भयंकर तोड़ फोड़। और इसी क्रम में बता दूँ कि ये देखिए, एक भी खेत पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे बंजर। ये चट्टान यहाँ पे इनके घर के पास आ चुकी है, घर सामने है, ये देखिए। और ये है बुकंडी, यानी कि हम पल्ली बुकंडी बोलते हैं, बुकंडी में जो हमारे चौधरी परिवार रहते हैं, ये उनका घर है यहाँ पर। तो वही कह रहा हूँ कि हमने क्या खो दिया है हमें पता है, खुद पता नहीं है, लेकिन सरकार को तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ क्या खो रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हुए फिर इसी क्रम में पहुँचते हैं सीधे। ये इस रास्ते में कभी ये झाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। इस लालटेन झाड़ी के जो युग आया ना, इसने भी बहुत ख़तरनाक काम किया यहाँ। इसने भी ऐसा प्रलय मचाया कि आज हम शायद इन चीज़ों को देखने के लिए हमें कितनी समस्याएं हो गई है कि मतलब वहाँ घुस नहीं सकते और वहाँ जानवर घुस जाते हैं, जिस कारण से घर के आसपास भी रुक चुके हैं। जब चाहे जो बेचारे छोटे मोटे किसान हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत गांव बचाए हुए हैं, उनका नुकसान कर जाते हैं। चलिए चलते हैं डांड की ओर। और दोस्तों, ये है हमारे गांव के बुकंडी गांव का एक हिस्सा यहाँ पे भी है, जो कि हम पल्ली बुकंडी बोलते हैं और वो हमें पल्ली बुकंडी बोलते हैं। अर्थात बुकंडी में हमारे जो चौधरी परिवार रहते हैं। और कल जो भाई साहब थे हमारे कृपाल सिंह चौधरी जी, जो तबीयत ख़राब थी, वो यहीं पर बड़ी मुश्किल से पैदल आए हुए हैं। यहाँ पे कैसे करके आए होंगे पता नहीं। और शानदार नज़ारा, लेकिन पीछे से भयंकर चट्टान ने ऐसा कर दिया कि घर से बेघर होने को मजबूर कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना हो चुकी है यहाँ पे। बंजर खेत, टूटती ज़मीनें, बिखरते घर, सारा कुछ यही समस्याएं हैं। चलिए हम पहुँच चुके अपने खेतों के पास। दोस्तों, ये है हमारे खेत, जहाँ लगभग अभी जंगल बन चुका है और इस पर शायद ट्रैक्टर भी चले तो भी मुश्किल करेगा, खड़ी करेगा। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हम काम करते थे। यहाँ तक कि गांव से हमारे बचपन में हमें याद है कि सिर में उठा उठा के गोबर तक हमने यहाँ ला रखा है और यहाँ खेती कर रखी है। और वो हमारे होते हुए भी करी हुई है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली और 2 जून की रोटी के चक्कर में हमने सारा अपना लगभग यहाँ ये जो ज़मीन है इसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। और बर्बाद करने का मतलब ये है कि तो मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे खेत बिल्कुल सारे बंजर खेत हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लगभग 300-350 नाली, 400 नाली करीब होंगी, इतनी इतनी होनी चाहिए, 200-250 नाली तो होंगी। अब मैंने गिनती तो नहीं करी, लेकिन ये इतने खेत हैं कि जो हम कल्पनाओं से परे हैं और सारे बंजर हैं। ये है, देखिए ये पूरे बंजर। दोस्तों ये जो इस समय खड़ा हूँ मैं, इसको बोलते हैं गुज्जी खोल। और गुज्जी खोली से हम इधर बगल निकलते हैं, इसको बोलते हैं तूणी करल। तूणी करल का मतलब ये है कि ये तूणी का पेड़ टूट चुका है, लेकिन तूणी का बड़ा पेड़ था यहाँ पे, ये तूण का पेड़ था ये, जिसको तूणी करल हो। नीचे तक जहाँ सड़क है, सड़क तक हमारा पूरा खेत है ये। वहीं ये देखिए, ये सामने पुंगड़ी है, काय की जी मध्य पुंगड़ी, बड़ी पुंगड़ी, और मुड़ी पुंगड़ी हो गया झलड़ वाली पुंगड़ी, और खिलाना पुंगड़ी, झलड़ वाली पुंगड़ी, मुड़ी मुड़ी हो जाए खिलाना तो कम बढ़ जाए। हाँ पहले कम बढ़ने, फिर एक बाद एक बढ़ जाए, एक बीच में झलड़ हो जाए। और कौला डाल और शिमला डाल तो नहीं रह गए, नहीं नहीं। हाँ तून का पेड़ जहाँ एक 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 गया, कई भयंकर पेड़ था, बहुत भयंकर पेड़ था यहाँ पे ऐसे डाल। ये जिसके इतने इतने छोटे छोटे, ये इतने बड़े बड़े थे, जिसके फाँक होंगे, कितना बड़ा पेड़ रहा होगा। ये देखिए कि बंदा कल कल है करना कल छड़ाएंगे। ये देखिए, और पूरा बंजर पड़ा, और ये खोल ना भी चाहिए, यानी कि बंजर खेतों का जो मैं एक क्या बोलूँ उसके लिए, कुछ शब्द भी तो नहीं है, भयंकर आपदा ही कहूँगा इसके लिए, कि बंजर खेतों की आपदा है ये। और सामने बिल्कुल भयंकर पूरा खेत, पूरा एरिया बंजर पड़ा हुआ है, जितने हमारे खेत है ये। आज कोई फ्री में भी करने को उनको तैयार नहीं, क्योंकि लोग रह नहीं गए हैं, और हम भी तो ऐसे ही हो गए हैं। ये आ चुका झलड़ पुंगड़ी। झलड़ मतलब झलड़ होता था जहाँ पे बरसात में गायों को रखने के लिए व्यवस्था करते थे, और बड़ी पुंगड़ी है, बहुत बड़ा खेत था ये। और इस खेत में कम से कम नहीं भी तो 50-60 गायें एक साथ रहती थी, और बकरियां तो खैर बहुत ज़्यादा होती थी। और यहाँ ये बगल यहाँ पे होता था खिलान। खिलान इट मीन्स जिसमें हम अपने जो कूटते थे, जो भी अनाज होता था उसको कूटते थे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एज यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि असल में उसको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे हवा होती है। हालांकि हमने कई बार ऊपर भी बनाया पेड़ के नीचे, उसको कौंदा के पेड़ के नीचे। अब कौंदा को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको कौंदा बोलते हैं। अभी पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो है। और ये है पूरी हमारी पीपल खोली बोलते हैं उसको, कि पीपल खोली इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, ये सामने, और नीचे तक ये बिल्कुल, ये पूरी खोल नीचे तक गई हुई है ये। इसमें भी कम से कम, हाँ उसमें सारा कुछ है, देखो उसमें ये पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ को पीपल खोली इसलिए बोलते थे कि यहाँ तक नीचे तक इसकी पूरी सारी है, जहाँ तक रास्ता है। और उसके बगल में है बॉर्डर बछलगांव वालों का और हमारा। तो ये स्थिति ऐसी हमारी, तो स्पष्ट सा है कि हमारा जितना भी जो भी व्यवस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गए, चरमरा चुकी हैं, बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। हमने खुद यहाँ पे अपने आप मैंने खुद हल लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन बिना देखभाल के कारण पूरा खेत लगभग ख़त्म के कगार पर है। और परिस्थितियाँ बिगाड़ने के लिए खैर जो जिसका खेत है वो तो जिम्मेदार है ही है, उसमें तो उसको तो पीछे हट नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार भी जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि सरकार ने भी व्यवस्थाएं भंग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो ये सामने देखिए, चलिए अब वहाँ पे एक जगह बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या परिस्थितियाँ और कैसे कैसे ये दूर हो सकती हैं, जो मेरा अनुमान है।
तो मिलते हैं अभी अनुमान में। और दोस्तों ये मैं आपको आज अपने डांड जो हमारे खेत हैं वहाँ से लोकेशन दिखाता हूँ। बिल्कुल पेड़ों सिलकोली से ऊपर है ये, और यहाँ ये है हमारे पड़ोसी गांव बछल गांव। और ये बछल गांव का देखिए आप कितना, ये यहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं और यहाँ पे भी उनके ऊपर भी 2-3 परिवार रहते हैं। तो ये है बिल्कुल सामने दिखाऊंगा मैं आपको त्योड़ों ग्राउंड, जहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये त्योड़ों ग्राउंड है। ये त्योड़ों ग्राउंड के पास इस टाइम एक गाड़ी भी खड़ी है, और ये त्योड़ों का ग्राउंड है। नीचे से यहाँ ऊपर सीधा जो नदी जा रहा है दिवली के लिए, और सामने जाके दिवली है। जबकि यहाँ पे नीचे जहाँ देखेंगे आप तो ये है, सबसे पहले कॉटेज बना था यहाँ पे, जो ये हमारे क्षेत्र में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे पहले यही बना था। और ये है दमान के रास्ते जो ज़्यादा चमनपुर, और ऊपर चमनपुर केसुबाड़ी, और उधर ही है यार, इधर है सामने ढोसन का एरिया। ये ढोसन गांव है, ये यहाँ पे ये है ढोसन गांव। और साथ में नीचे दिखाऊँ मैं आपको नदी में है घोड़ काटल, और ऊपर मजंडी, ऊपर पैया, इधर उमड़ा। तो इस हमारे इस डांड से हर जगह दिखता है। अभी मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको तो वहाँ से और भी प्राइम लोकेशन आएगी, दिखेगी। और ये है हमारे खेतों का नज़ारा, जो कि बिल्कुल बंजर पड़ चुके हैं, और इनको पुनर्जीवित कैसे किया जाए यह सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। हालांकि काम कठिन है, लेकिन जब ये पहले खेत बन सकते हैं पहाड़ों को काट के, तो क्यों नहीं आज भी ये खेत कुछ ना कुछ काम योग्य हो सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी की पूरी सारी यहाँ पे बिल्कुल पड़ी हुई, नीचे यहाँ से लेके ये नीचे जहाँ पे साल का पेड़ दिख रहा है, ये यहाँ से लेके पूरे हमारे ये खेत हैं, और बिल्कुल यहाँ से लेके ऊपर ये पेड़ तक, और फिर यहाँ से लेके पूरा उधर, और फिर यहाँ नीचे फिर खेत यहाँ तक नीचे तक आ गए। फिर पल्ली तरफ भी ऐसी पूरी की पूरी सारी हमारे पास है। तो ये अपने आप में कोई मजाक बात नहीं, जो पुराने लोगों ने हमारे इतनी धरोहर जुटा के रखी। खैर, अब इनको बचाने की बात करते, बचाने की मुहिम की बात करते हैं। तो दोस्तों, इन खेतों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे आप लोगों से भी राय चाहिए, आप लोगों से भी व्यवस्थाएं चाहिए, आप लोगों से भी समस्याओं का जो समाधान है कहीं ना कहीं यदि आपके दिमाग में क्लिक करती है चीज़ें, तो अवश्य बताइएगा कि बंजर खेतों को बचाने का उपाय क्या है। क्योंकि बेचना हमने है नहीं, और अपने आप हम कर क्या सकते हैं, सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, या कोई संस्थाएं क्या मदद कर सकती हैं। खेतों की कमी नहीं है, इनको संभालने वालों की कमी है। तो साथियों, एक चीज़ है कि हमेशा सोचता हूँ कैसे कैसे खेत बने होंगे। आप भी मनन कीजिएगा, और मनन कीजिएगा, जो लोग ख़ास तौर पे जो लोग अपने खेतों को बेच रहे हैं ना, वो मनन कीजिएगा कि आप लोगों ने जो बेचा है ना, वो खेत बने कैसे होंगे, आपके पूर्वजों ने वो लिए कैसे होंगे। आपके जो पूर्वजों ने भूखे प्यासे रह के बिना चप्पल के, चप्पल जूते तो आ जाए तब उनके पास कहाँ थे बेचारों के पास। उन्होंने तो आप लोगों के जुटाने के चक्कर में कुछ देखा ही नहीं, सुबह शाम कुछ नहीं देखा। उन्होंने तो सीधा सीधा एक ही चीज़ देखी कि आप लोगों के लिए भविष्य के लिए कैसे चीज़ें जुटाएं, जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं या बेच रहे हैं। बर्बाद ही कहूँगा, जो बेचना भी बर्बाद ही है। वो जो आप बेच रहे हैं वो बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन खेतों के बंजर के कारण बताऊँ मैं आपको कितना बड़ा नुकसान है। सबसे पहले मैं बंजर खेतों पर जाता हूँ। जो बंजर खेतों पे जो एक घास की परत बन जाती है, जो घास हमारे किसी काम की भी नहीं है, और उसकी परत बन गई तो वो जो परत बन जाती है, वो जो बारिश होती है उसके पानी को नीचे नहीं घुसने देती है। अब वो पानी जब नीचे नहीं घुसेगा तो सीधी सी बात है कि पेड़ एकदम जो क्वालिटी पेड़ की होनी चाहिए, ये जो बगल मेरे पीछे जो पेड़ दिख रहा है, इसके पत्ते पहले मालू के पत्ते के जैसे होते थे, बिल्कुल बड़े बड़े। आज ये बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं जैसे बिल्कुल ख़त्म से हो रखे, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं। कारण वही है क्योंकि खेतों में हल नहीं लगेगा तो पेड़ों की उन्नति भी नहीं होगी, और साथ ही परंपरागत खेती से हमें नुकसान होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो पेयजल स्रोत है, क्योंकि किसी का पेयजल स्रोत यहाँ नीचे भी है,
किसी का उधर है, किसी का उधर है। ये पेयजल स्रोत रिचार्ज नहीं होंगे और यहाँ के पानी में तब से समस्या आनी शुरू है जब से हमारे यहाँ पे ये हल लगना बंद हुआ है, तब से। उसके दोषी भी कहीं ना कहीं हम तो हैं। और सभी जहाँ खेत बंजर हुए हैं उसके लिए लगभग सभी दोषी है कि जो पुराने पेयजल स्रोत हैं वो रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, रिचार्ज नहीं होने के कारण बंजर हो रहे हैं। और साथ ही पारंपरिक खेती से हमें हाथ धोना पड़ा, आज हमें बाज़ार से खाना पड़ रहा है। राशन की सरकार का सबसे बड़ा रोना ये कर रखा है सरकार ने, जो ये फ्री के चावल आप दे देंगे, फ्री के गेहूँ दे देंगे, फ्री के ये दे देंगे। अरे फ्री का मैं कह रहा हूँ उस पैसे को दीजिए उन्हीं को, हम मना कभी नहीं करते इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके लिए आप ऐसा मत करिए, उसको देने के तरीके बदलिए। उसको देने के तरीके ये नहीं है कि आप जैसे मर्जी उनको उठा के दे दीजिए, पैसे उठा के दे दीजिए, फ्री में चावल दे दिया। क्यों करेगा कोई काम? जिसको मिलेगा यूँ करेगा क्यों? सीधी सी बात है, सच्चाई तो यही है। ये जैसे बंजर खेत हैं, किसी के भी हों, हर लोग गायों को छोड़े। मैंने बताया भी कि 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा बेकदरी हो रखी है पहाड़ों में, विशेष रूप से गाय, खेत, बुजुर्ग। इन 3 गाँव में, अधिकांश गांव ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग होंगे। जिस दिन बुजुर्ग भी निकल जाएंगे वो घर भी बंद हो जाएंगे, उनको घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उन घरों की हालत वही हो जाएगी जैसे आज बहुत सारे घरों की है। मैं अभी हाल ही में अपने वहाँ ससुराल गया, देवराना गया, वहाँ पे देखा मैंने एक घर ऐसा था जिसमें टूटा हुआ है, लेकिन विडम्बना देखे उसके 2 लालटेन टंगी हुई है, बिल्कुल उनके शीशे बिल्कुल फिट हैं। जब उसमें तेल भरा जाए और मेरे ख्याल से चमक पड़ेंगे दोबारा, तो वो लालटेन किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्यों नहीं? मतलब वही तो चीज़ है कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि आदमी उनको संभालने के लिए भी, अरे कम से कम उनको हटा दो वहाँ से। वो जो गांव के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ उनको, जो ऐसे मकान हैं, यदि उन लोगों को सरकार नोटिस जारी करे, यदि बिल्कुल बेकार मकान, उन मकानों को ध्वस्तीकरण करके सरकार अपने कब्जे में ले ले। मेरा तो साफ वो है कि जो जहाँ पे भी मकान हैं ऐसे जो बिल्कुल टूट चुके गांव के बीच में, बहुत बुरे से लगते हैं, उन मकानों का ध्वस्तीकरण यदि जिसके हैं वो खुद करे, नहीं करते हैं तो उसको सरकार उसका ध्वस्तीकरण करके और उसको अपने कब्जे में ले लें, उस क्षेत्र को अपने। क्योंकि जब जिसको ज़रूरत नहीं तो कोई भी ज़मीन आपकी नहीं होती है, कोई भी ज़मीन हमेशा सरकार की होती है। चाहे वो ये मैं जिस खेत को मैं दिखा रहा हूँ, हमेशा ज़मीन तो सरकार की, आपको खेती करने के लिए लीज पर दी गई है ये, और आप उसको नहीं कर पा रहे तो सरकार को उसको वापस ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी है वो। दूसरा पक्ष ये है कि हम हमेशा रुदाली क्या कहते हैं वो करते थे और रोना रोते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। भाई साहब, नहीं कर पा रहे हैं तो करवाइए ना, सीधी सी बात है। आप लोग पैसा कमाने गए थे, इतने पैसे तो आपने कमा ही लिए होंगे कि आप अपने खेतों को, अपने चीज़ों को, अपने झाड़ी वाड़ी साफ़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक, वहाँ फलदार वृक्ष लगा लीजिए, इमारती वृक्ष लगा लीजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ लोग ज़मीन बेचने पे उतार हो रखे हैं। ज़मीन बेचने पे मैंने देखा कुछ कहीं तो ऐसी स्थिति है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है उन पर भी कब्जा करके बैठे हुए। तो ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? इन परिस्थितियों का नहीं आना चाहिए। और मेरा मानना है कि ज़मीनों को जो अगर बचाना है तो सरकार को अपने प्रयास करने होंगे, सरकार को अपनी व्यवस्थाएं बनानी होंगी, सरकार को कड़े नियम करने होंगे। यदि आप ज़मीन खरीदने के लिए नियम बनाते हैं तो ज़मीन को बंजर छोड़ने पर भी आपको एक कड़े नियम बनाने चाहिए, ताकि लोगों को मजबूर होना पड़े अपने खेतों की झाड़ियाँ काटने पर। लगाए अपने फलों, वहाँ पे फल के वृक्ष लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब करेंगे। मुझे पता है कि यदि सरकार का अपना एक डंडा चलाए, एक चाबुक चला दे, तो मैं भी करूँगा और आप भी करेंगे और सब करेंगे। तो सरकार को अपने चाबुक चलाना चाहिए इस मामले में कि जितने भी खेत बंजर हैं, या तो उनको साफ़ सुथरा रखें, अन्यथा सरकार उनको अपने आप अपने कब्जे में ले लेगी। और सरकार को अपने कब्जे में लेने चाहिए जो अगर ऐसे कोई खेत हैं। मुझे लग रहा है कि 90% खेत आज बंजर पड़ चुके हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। उसके लिए सरकार दोषी इसलिए है कि वो फ्री का राशन बांटे तो लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और साथ ही जानवर जो जैसे गाय वगैरह हैं, बकरी वगैरह की तो बहुत कीमत है अभी भी, लेकिन जैसे गाय वगैरह हैं उनकी लोगों को आवश्यकता नहीं नज़र आती है। मैं कह रहा हूँ उस जो गाय पाल रहा है उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि अवश्य दीजिए। मैं कह रहा हूँ 100 रुपये प्रति गाय भी प्रोत्साहन राशि देंगे प्रति महीने, तो बजाय ऊट पटांग पेंशन व्यवस्थाएं बनाने के बजाय इन पेंशन व्यवस्थाओं को बनवाइए।
कि गाय जिसने गाय रखी है, एक गाय पे 100 रुपये दे दे, मैं कह रहा हूँ 100 गाय रख लेगा तो उसका अपने आमदनी हो जाएगा और वो चुगा के भी ले आएगा, क्योंकि उसको आमदनी तो चाहिए। तो ये स्थितियाँ बननी चाहिए। और बस मैं क्या कहूँ, बाकी मैं आप लोगों की राय का अवश्य इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या राय देते हैं। क्यों नहीं हम ऐसे व्यवस्थाएं बनाते हैं कि आज इन परिस्थितियों को देखते हैं कि कैसे परिस्थितियाँ ख़राब क्यों हुई हैं। खैर आज मैं फ़िलहाल अभी आगे देखता हूँ आगे और क्या क्या आपके लिए इस ब्लॉग में माध्यम से, क्योंकि एक ब्लॉग में यहाँ पूरा मैं अपनी बातें नहीं समझा पाऊँगा। आगे भी मैं इसमें एक कम से कम 2 पार्ट इसके बनाऊँगा और 2 पार्टों में आपको मैं बीच में भी जो अगर कहीं पे मुझे बाद में याद आएंगी चीज़ें तो मैं बाद में अपनी बातें रखूँगा, बैठ के भी रखूँगा और यह ब्लॉग में डालूँगा दिल्ली जाने पर। फिलहाल अभी मैं आज गांव में और कल निकल जाऊँगा यहाँ से, तो डालता हूँ उसको धीरे धीरे। मैं दो दिन पर काम करूँगा और 2 चीज़ें जो भी चीज़ें हैं मैं आपके पास रखूँगा इनको। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे अपने खेतों। और दोस्तों ये है डांड, और डांड है ये हमारे विकास की सन्नी। यहाँ पर अब तो पता नहीं, अब तो मुश्किल आती होंगी गाय वाय। पहले गाय बकरी एक सीज़न में इनकी यहाँ ज़रूर रहती थी, और जब यहाँ डांड खेती करनी होती थी यहाँ पे, और इन खेतों की हालत कुछ आपको कुछ सही नज़र आ रही होगी। कारण क्या कि उसके बाद तक जब तक हमारे भाई साहब शर्मा जी थे, वो यहाँ खेतों को उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। अरे देखिए यहाँ तक ये है सन्नी है, और सन्नी पे भी लगे ताल लगे जो। तो ये देखो हालांकि टूट फूट चुका है पूरा, लेकिन एक बार यह भी हमेशा आबाद सा रहता था यहाँ पे, लेकिन ये भी अब उसी उसमें चल रही है, क्योंकि यहाँ पे खेत भी कुछ सुधरे हुए से नज़र आ रहे हैं। और ये है शानदार बरगद का पेड़। तो ये है शानदार डांड का नज़ारा। डांड का जो इधर वाला हिस्सा है जो हमारे घर से दिखाई देता है, और ये देखिए शानदार एक बढ़िया से बढ़िया खेत। इधर है करल पट्टी इसके पीछे की साइड में, और यह कौन जो बीरी बिजा कानून से। और यहाँ पे हमने बहुत सारा, यहाँ से देखो सामने हरिद्वार का नज़ारा, इसके पीछे पूरा डांडा मंडल, पूरा एकदम गजब का व्यू आता है यहाँ पे, गजब का व्यू। शानदार जगह है। और ये जगह आज के देखो कितनी शानदार जगह है, कितनी बर्बाद की जगह पहुंची हुई है, ये देखिए। और ये खेत जो है हमारे ही परिवार के जो अल्मोड़ा में रहते हैं, मनोहर भाई, चगुल भाई वगैरह इन लोगों के हैं। और ये भी खेत शानदार खेत हैं, और इनका खेत नीचे तक है यहाँ पल्लव से मिले हुए। तो ये खेत अल्मोड़ा वालों के, हमारे परिवार वालों के। और पता नहीं आज तो समझ नहीं आएगी, सिर्फ उनके खेत है, बाकी औरों के नहीं है। अब शायद उन्होंने वहाँ पे कुछ बदला कुछ ऐसा कुछ औरों के साथ कर दिया था, इन्होंने नहीं किया होगा, कुछ कारण रहा होगा। तो ये वापस पहुँच चुके हम अपने उसी फलैंड अथवा जामुन के पेड़ के पास, जहाँ से हम चले थे उधर के लिए। तो ये है आज की ये विशेष दिनचर्या। यहाँ से देखिए आप, शानदार। और दोस्तों देखिए शानदार नज़ारा ये है जी, टैकेंड से ऊपर और जो रोड आ रही है, और शानदार देखिए ये बिल्कुल हमारे घर के पास ये आ गया रोड। ये शानदार नज़ारा देखिए आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ओंकार सी चट्टान के पीछे का एक सत्यता यह है कि ये है बजरी के पहाड़, और ये बजरी जाती है सीधे नदी में, और नदी से जाती धुल के त्योड़ों, और त्योड़ों से उठाते इसको
रिजोर्ट वाले उठाते हैं और बनाते हैं, उन्हें रिजोर्ट, वो कमाते हैं और हम गंवाते हैं। ये है यहाँ की सत्यता। आई देखो लखोड़ी तो काटे के लिए जाऊँ की पूरा गाड़ पैर जान पूरा गाड़ बना। अब लोग गैस कला कन कहना